ओके, तो ये मेरी पहली ट्यूटोरियल है आफ्टर इफेक्ट्स पे। मैंने अभी नया नया आफ्टर इफेक्ट्स सीखा हुआ है, तो मैं सोच रहा था कुछ करूं उस पे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं पहला वीडियो अपलोड करना चाह रहा था, तो मेरे दिमाग में पहली चीज़ आई, मुझे चाहिए ग्रीन स्क्रीन। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, कि मैंने बहुत सारे बैकग्राउंड सर्च किए यूट्यूब पे, अच्छे लगे मुझे। बट मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपना एक बैकग्राउंड बनाया जाए। तो ये मेरा पहला ट्यूटोरियल हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना रैंडम बबल्स बनाए जाए, लाइक जो बैकग्राउंड में मूव करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। आपको बबल एनिमेशन बनाने के लिए शायद बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स मिल जाएं, बट मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ उसमें सिर्फ आप आफ्टर इफेक्ट्स नहीं यूज़ करोगे, आप इसमें प्योर कोडिंग यूज़ करोगे। मैं जावा स्क्रिप्ट के कोड लिखने वाला हूँ जो आफ्टर इफेक्ट्स से इंटीग्रेट होगा, और आप वो एनिमेशन देख सकते हो। कोड से करने का मेरा पर्पज़ ये था कि जब आप आफ्टर इफेक्ट्स से इतने सारे एनिमेशन बनाते हो जिसमें बहुत सारे बबल्स हो, सपोज 50 बबल्स जो है वो रैंडमली मोशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 लेयर्स बनानी पड़ेगी, और हर लेयर पे अलग अलग की फ्रेम सेट करनी पड़ती है। पता है, इस लेंदी प्रोसेस को थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है कोडिंग की हेल्प से। ये बहुत ही बेसिक से कोडिंग इन्वॉल्व होगी। मैं आपको बहुत ज़्यादा कोड एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ जितना ज़रूरत है उतना एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं ऑलरेडी VS कोड को कनेक्ट कर चुका हूँ। आफ्टर इफेक्ट्स का पैनल देख सकते हो, और अब मैं ओपन करता हूँ VS कोड। तो VS कोड में ऑलरेडी मैंने कुछ कोड लिख रखे हैं, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये है comp इक्वल टू ऐप डॉट प्रोजेक्ट डॉट एक्टिव आइटम। सो जो मेरा करंट अभी पैनल ओपन हुआ है, करंट कॉम्पोजिशन जो ओपन है, ये आप देख सकते हैं। इस कॉम्पोजिशन को ये गेट कर रहा है इस वेरिएबल के थ्रू। ओके, तो अब मैं शुरू करता हूँ। आपके पास आ गया कॉम्प। कॉम्प जो है करंट कॉम्पोजिशन को होल्ड करता है। पहले हम एक बबल बनाएंगे। तो बबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आफ्टर इफेक्ट्स में गए, हमें चाहिए होता है एक एलिप्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले हम एक शेप बनाते हैं। शेप के अंदर हम एलिप्स, कंटेंट्स के अंदर एलिप्स बनाते हैं। ओके, और ट्रांसफॉर्म के अंदर हम मोशन या जो भी उसके ऊपर एनिमेशन लगाना होता है वो करते हैं। ठीक है, तो पहला हमें शेप बनाना। ठीक है, तो शेप बनाने का कोड लिखते हैं। शेप लेयर एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेर शेप लेयर इक्वल टू कॉम्प डॉट लेयर्स। इस प्रोसेस मेथड होता है ऐड शेप। तो ये हमारी एक शेप लेयर बन गई। अब जो ये शेप है, आप देख सकते हैं शेप का एक नाम भी होता है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट शेप लेयर 1 है। तो हम सर्कल शेप बना रहे हैं, तो सर्कल के नाम पे रख देंगे अपना। तो इसका एक नाम देंगे हम शेप लेयर डॉट नेम इक्वल टू सर्कल। ओके, शेप बन गई। अब इसके बाद आता है हमारे पास शेप सिर्फ एक लेयर क्रिएट करता है। बेसिकली हमने शेप नहीं क्रिएट किया, शेप लेयर क्रिएट किया। बट शेप लेयर के अंदर हमें चाहिए एक सर्कल। सो सर्कल इज बेसिकली एन एलिप्स। जो आफ्टर इफेक्ट्स होता है उसमें सर्कल टाइप नहीं होता है, उसमें एलिप्स टाइप होता है। जो कि सर्कल भी जो है वो एलिप्स का एक सब टाइप है, जिसमें मेजर और माइनर जो लेंथ होती है वो बराबर होती है, जिसे हम रेडियस बोलते हैं। तो हमें चाहिए एक एलिप्स। अब हम शेप लेयर के अंदर हैं, हमें चाहिए शेप लेयर में कहाँ पे होता है, शेप लेयर में अगर आप देखें तो कंटेंट्स के अंदर होता है। तो हमें चाहिए पहले कंटेंट्स। तो शेप लेयर डॉट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा कंटेंट्स। कंटेंट आ गया तो हम कंटेंट को स्टोर कर लेते हैं। कंटेंट कंटेंट होता है, कंटेंट्स होता है, कंटेंट्स। ओके, अब हम कंटेंट के अंदर एलिप्स क्रिएट करेंगे। ओके, तो एलिप्स शेप हमें चाहिए। तो कंटेंट डॉट, हमारे पास एलिप्स के लिए कंटेंट के अंदर हम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो इसके लिए मेथड है हमारे पास ऐड प्रॉपर्टी। ओके, अब एडोब ने कुछ स्ट्रिंग्स डिफाइन कर रखी है। तो एलिप्स के लिए ADBE एंड देन वेक्टर एंड देन शेप
ये बेसिकली शेप के लिए स्ट्रिंग है जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कभी। ये प्री डिफाइंड है तो अभी आप समझ लीजिए प्री डिफाइंड है। तो इसमें जाएगा एलिप्स। ओके ओके, हम एलिप्स डिफाइन कर दिए हैं और इसको स्टोर करा लिया है एलिप्स के अंदर। ओके, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ एलिप्स तक आ चुका है। अब हमें एलिप्स को फिल करना है। एलिप्स बन गया। अब एलिप्स हमें चाहिए एक सर्कुलर। तो सर्कुलर में क्या होता है, एक रेडियस होता है। एलिप्स के टर्म में बोले तो मेजर और माइनर, मेजर और माइनर जिसका इक्वल हो, तो हम एक साइज डिपेंड कर लेंगे। साइज where size equal to, let's say for now 10, और ये सेट करेंगे एलिप्स। एलिप्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होती है साइज, और उसमें हम करेंगे ऐड वैल्यू। बेसिकली ऐड नहीं होता, यहाँ सेट वैल्यू होता है। सेट वैल्यू, अब ये सेट वैल्यू जो पास होगा वो एरे फॉर्म में पास होता है। तो हम इसके अंदर साइज पास कर देंगे, मेजर की वैल्यू साइज, माइनर की वैल्यू साइज। अब हमें कलर फिल करना है। तो कलर जो है वो एलिप्स में फील नहीं होता है, मतलब शेप में फील नहीं होता है, वो कंटेंट पे फील होता है। ओके, तो जैसे कि हमारे पास एक शेप था, एक प्रॉपर्टी थी कंटेंट्स के पास एलिप्स करके, ऐसे ही एक फील प्रॉपर्टी होती है। वेयर फील इक्वल टू कंटेंट के अंदर है, तो कंटेंट डॉट, अभी हमने शेप गेट करने के लिए लिया था ऐड प्रॉपर्टी जिसमें हमने पास किया था एलिप्स। अब हम पास करेंगे एडी, एडो, आई मीन एडीबीई, सॉरी यहाँ एक्टर कर दिया मैंने, भी है वेक्टर। ओके, एबीडी एंड देन ओके वेक्टर होगा। और जो फील है वो ग्राफिक के अंदर आता है, तो ग्राफिक एंड देन फील। ओके, अब हमें फील मिल गया। अब फील में हमें फिर से, जैसे हमें एलिप्स पे साइज सेट कर रखा था, अब फील में हम कलर सेट करेंगे। तो फील डॉट प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, कलर। ओके, कलर डॉट, हमने यहाँ सेट वैल्यू की थी तो इसमें भी सेट वैल्यू करेंगे। सेट वैल्यू में क्या जाएगा, सेट वैल्यू यहाँ पे हम एरे के, यहाँ पे सेट वैल्यू जो थी वो एरे में पास हुई थी, तो यहाँ पे भी कलर की वैल्यू एरे में पास होगी, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू होती है RGB। ओके, तो RGB जो है वो 0 से 256 पे मूव करती है। तो हम कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, तो हम मैथ डॉट रैंडम 0 से 256 के बीच में, ये बेसिकली डेसिमल फॉर्म में जाती है। ओके, तो मैथ डॉट रैंडम, और रैंडम क्या है, ओके, ये हमें 0 से 256 के बीच में चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो हमें रिटर्न करेगा एक रैंडम वैल्यू किसी रेंज में, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आगे। तो गेट रैंडम, ओके, और इसमें हम रिटर्न करेंगे रिटर्न मैथ डॉट रैंडम, ओके, प्लस मीन, और यहाँ पे मीन मैक्स पास कर दिया, मीन। ओके, तो ये जो होगा रैंडम, जो ये रिटर्न करता है, ये फ्रैक्शन वैल्यू रिटर्न करता है 0 से 1 के बीच में। ओके, तो लेट्स से हमारा जो मीन है वो है 10 और मैक्स जो है वो है 20। ठीक है, तो हम मैक्स डॉट रैंडम से हमें सिर्फ मिलेगा 0 से 1 की वैल्यू, 0 to 1। ओके, एंड अगर इस प्लस में इसमें मीन कर दिया, प्लस मीन कर दिया, तो ये हो जाएगा जो वैल्यू वेरी करेगी मीन की वैल्यू से 10, तो ये वेरी करेगी 1 से 11। ओके,
बट हमें चाहिए 10 to 20। ओके, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, बस हमें कैसे भी एक रेंज डिफाइन करना है इसको। तो जो भी इसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करें, ये 1 से 11 की जगह 10 से 20 होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम 9 ऐड कर दें इन दोनों में, तो वो 9 वाला पार्ट मिसिंग है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ रेंज मिसिंग है। तो हम रेंज को भी पिक्चर में लाने के लिए जो हमारे पास मैथ डॉट रैंडम का, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी मेरे पास जर्मन कीबोर्ड है, तो ये है मैक्स माइनस मीन। अब ये रिटर्न करेगा रेंज, ये पूरा रेंज रिटर्न कर रहा है, और ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। 10 से 20 के बीच में अगर वैल्यू चाहिए तो हमारे पास मिनिमम क्या है, 10। उसके बाद 10 रेंज तक मूव करेंगे, तभी 10 + 10 जो होगा 20 बनेगा। ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया जो कि हमें एक रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा अगर हमें उसे कुछ मिन और मैक्स दें। ओके, तो ये हमने कि बनाया था ताकि हम एक रैंडम कलर चूज़ कर पाएँ 0 से, हमें जो RGB होती है वो 0 से 256 के बीच में वेरी करती है। तो फिलहाल मैं इसको कोई रैंडम वैल्यू नहीं देना चाहता हूँ, रैंडम देना चाहता हूँ, बट वो ऑटोमेटिकली जनरेट करे। तो गेट रैंडम किया मैंने 0 से 256, अब इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, एंड डिवाइड बाई 256, डिवाइड बाई 256। ये जो है सिर्फ R की वैल्यू है, RGB में R की वैल्यू है। हमें चाहिए G, हमें चाहिए B। अब हमारे पास रैंडम कलर आ जाएगा। हमने एलिप्स सेट कर लिया, हमने फील्ड सेट कर लिया, अब हमें इसकी एक पोजीशन चाहिए। ये हमारे पास कॉम्पोजिशन है जिसकी कुछ विड्थ है, कुछ हाइट है। तो जो हम जनरेट करेंगे वो रैंडमली होगा, ठीक है। रैंडमली यानी कि इस कॉम्पोजिशन में वो कहीं भी आ सकता है। तो हमें ऐसा लॉजिक डालना पड़ेगा कि वो इस कॉम्पोजिशन के अंदर ही है। पोजीशन जो लगेगी वो शेप लेयर के ऊपर लगेगी, क्योंकि हम शेप को पोजीशन देते हैं। तो शेप के अंदर है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के अंदर है पोजीशन। तो हमारे पास शेप लेयर ऑलरेडी है। शेप लेयर डॉट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में आ जाएगा ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर प्रॉपर्टी है पोजीशन, और पोजीशन में हम सेट कर देंगे वैल्यू, सेट वैल्यू हमें देने होंगे कोऑर्डिनेट्स। तो मैंने अभी बताया कोऑर्डिनेट्स ऐसे होने चाहिए, ये रैंडमली कहीं भी आ सकता है, बट ये इसी कॉम्पोजिशन के अंदर आना चाहिए। हमें ऐसी वैल्यू नहीं देनी है कि इसके बाहर चला जाए। कुछ विड्थ होगी इसकी और कुछ हाइट होगी। तो हम स्टार्ट में जाएंगे, हमारे पास कॉम्प है ऑलरेडी, तो इससे हम निकाल लेंगे वेर कॉम्प विड्थ इक्वल टू कॉम्प डॉट विड्थ। इसके बाद हम हाइट निकालेंगे, वेर इक्वल टू कॉम्प हाइट इक्वल टू कॉम्प डॉट CIZ की हाइट। ये जो आनी चाहिए हाइट में अगर देखें तो 0 से हाइट के बीच में आ सकती है, विड्थ में अगर देखा तो 0 से विड्थ के बीच में जा सकती है। हमें रैंडम वैल्यू चाहिए, तो हमने ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन कर रखा है, वेर बेस वैल्यू और x इक्वल टू गेट रैंडम, और रैंडम में हमने ऑलरेडी मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन कर रखा है। तो ये मिनिमम क्या होगा, 0 पे होनी चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, कॉम्प विड्थ, ठीक है। ऐसे ही हमें चाहिए वेर बेस वाई इक्वल टू गेट रैंडम, गेट रैंडम, और ये 0 से कॉम्प हाइट के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ भी एरे के फॉर्म में जाएगी, पहला जाएगा बेस एक्स, उसी जाएगा बेस वाई। हमने लेयर बना लिया, हमने एलिप्स बना लिया, हमने फील बना लिया, फील में कलर सेट कर दिया, लेयर में हमने पोजीशन सेट कर दिया। तो एक बार रन करके देखते हैं। तो हम इसके लिए करेंगे कमांड शिफ्ट डी, और यहाँ से रन करेंगे। क्या है, basis undefined, what is that? ये इसकी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। basis undefined,
ये क्या होता है? ये ऐसा क्यों आ रहा है? शिट शिट। ये है बेस वाई। मैंने फिगर आउट किया कि हमारे पास एक फंक्शन है सेट वैल्यू एट टाइम। इनिशियल पोजीशन पे इसको बेस एक्स और बेस वाई पे सेट कर रहे हैं। तो इसमें पहला जो पैरामीटर वो टाइम का है और नेक्स्ट पैरामीटर वो कोऑर्डिनेट्स है। अब इसको रन करके चेक करते हैं। कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये रन तो अच्छे से हो रहा है, आई डोंट नो। ओके, हाँ ठीक है, आ तो गया। सॉरी, मैं बैड। लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? ओके। ओह, है तो छोटा सा कुछ। ओह, छोटा सा है बिल्कुल। लगता है मैंने साइज की वैल्यू कुछ गलत दी थी। साइज 10 दिया है तो इसलिए काफ़ी छोटा दिख रहा है। साइज में इसको अपडेट कर देता हूँ, चेक करता हूँ। ये 100 साइज पे आ गया। एक बार दोबारा रन करें। नहीं आ गया। अभी इसको 500 कर दिया है। यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये शेप बनना चालू हो गया जो कि रैंडम बन रहा है। ओके। हम्म अब हमें क्या चाहिए? इसको मोशन में लाना है। ये शेप बने हुए हैं तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये रैंडमली एक एक एक्सिस पे मूव करे, एक लाइन पे मूव करे। लाइक अगर ये मूव कर रहा है इस साइड, यहाँ कोलाइड करे, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ से कोलाइड करके इधर, मतलब रैंडम इक्वेशन फॉलो करे। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। हमें हर मोमेंट पे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए जो इसको फॉलो कर रहा हो, इस लाइनियर इक्वेशन को। कोफिशिएंट चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। आई मीन कोफिशिएंट मैं रखूंगा, जितनी भी बॉल्स बनाऊंगा सबके लिए रैंडम रखूंगा, बट एक बॉल के लिए मैं एक कोफिशिएंट सेम रखने का ट्राई करूंगा। पहले हम एक फॉर लूप लिखते हैं। ये फॉर लूप है फॉर टी इक्वल टू 0, टी इज लेस देन ड्यूरेशन, टी इक्वल टू टी प्लस 0.5, 0.25 करते हैं। ये जो फॉर लूप है ये बेसिकली की फ्रेम सेट करने के लिए है। किसी शेप में एक मोशन डालते हैं तो उसमें की फ्रेम सेट करने पड़ते हैं जहाँ से वो एक्शन चेंज करता है। तो यहाँ पे की फ्रेम मैंने सेट कर दिया है जो कि हर 0.25 सेकंड के बाद की फ्रेम यूज कर रहा हूँ मैं, ताकि वहाँ पे एक वैल्यू अपडेट करूँ। हमें चाहिए कोफिशिएंट ए, वेयर कोफिशिएंट ए इक्वल टू गेट रैंडम। हमें रैंडम चाहिए। मैं फ़िलहाल के लिए ले लेता हूँ 1 से 10। ये रैंडम इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं हर बॉल को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कराना चाहता हूँ, अलग अलग लीनियर इक्वेशन पे मूव कराना चाहता हूँ। तो वेयर कोफिशिएंट बी इक्वल टू गेट रैंडम अगेन। कोफिशिएंट बी भी रैंडमली होगा जो कि 1 से 10 के बीच में वेरी करेगा। अब मैं जो पोजीशन है, पोजीशन की कोऑर्डिनेट्स अपडेट करूंगा बेस्ड ऑन दिस कोफिशिएंट ई। और वेरिएबल लेते हैं वेयर जैसे करेंट एक्स, जो कि हम बेस से अपडेट कर देते हैं। बेस एक्स टू यस बेस एक्स एंड देन वेयर करेंट वाई इक्वल टू बेस वाई। अब इसको हम लोग अपडेट करेंगे एवरी 0.25 सेकेंड पे जब हम की फ्रेम सेट कर रहे हैं। ड्यूरेशन डिफाइन करता हूँ मैं, वेयर ड्यूरेशन और नाउ लेट्स से 10। ओके, नहीं, जो मैंने कॉम्पोजिशन लिया था उसका लेंथ है 30। ओके, तो मुझे जो बॉल मूव करानी है वो पूरी लेंथ तक करानी है। हर टाइम मैं ड्यूरेशन चेंज नहीं कर सकता। तो मैं हार्ड कोड करने की जगह मैं ड्यूरेशन गेट कर लेता हूँ यूजिंग कॉम्प वेरिएबल। ड्यूरेशन शायद है, ठीक है। अब बॉल मूव कराने के लिए हमें एक स्पीड चाहिए। स्पीड
हर बॉल की एक रैंडम स्पीड होगी। तो स्पीड इक्वल टू अगेन गेट रैंडम, जो मैंने बनाया था रैंडम 10। ज़ीरो अगर करेंगे तो रुक ही जाएगी, तो मैं एक कर देता हूँ। 1 से 10 के बीच में, 1 से 20 बना देता हूँ। कुछ बहुत स्लो मूव करेगी, कुछ जल्दी जल्दी मूव करेगी, तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब जो ये करंट है, इसको मुझे अपडेट करना है हर की फ्रेम पे। तो करंट एक्स इक्वल टू कोफिशिएंट जो हमें मिला था एक्स का, इनटू किस स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ही करंट ऑफ वाई इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ बी इनटू स्पीड। ओके, अब देखते हैं रन करके। ये मूव क्यों नहीं हो रहा है? Dude, ठीक है, मैं वैल्यू सेट करना भूल गया हूँ, क्योंकि हर टाइम फ्रेम, हर की फ्रेम पे वैल्यू अपडेट हो रही है। तो जो अपडेटेड वैल्यू, उसको अपडेट करना पड़ेगा पोजीशन में। हमने यहाँ कैसे अपडेट किया था, यूजिंग दिस। ओके, तो हम बार बार इस लाइन को ना यूज़ करने की जगह हम क्या करते हैं, ये जो पोजीशन है इसको हम एक वेरिएबल में सेट कर लेते हैं, वेर पोजीशन इक्वल टू दिस, और इसी पोजीशन को बार बार मॉडिफाई करेंगे। ओके, हम्म तो पोजीशन डॉट सेट वैल्यू एट, ओके, ठीक है। हमारा पहला वेरिएबल था टाइम, जो यहाँ पे टी है, और दूसरा था कोऑर्डिनेट्स। तब हम करंट पास करेंगे, करंट एक्स, करंट वाई। ओके, अब ये मूव करना चाहिए मेरा अगेन। ओके, why is it not moving? ओके, करंट एक्स को अपडेट भी तो नहीं कर रहा हूँ। अब ट्राई करते हैं थोड़ा। ये सारे पुराने वाले डिलीट कर देता हूँ मैं। व्हाट, अभी मूव नहीं हो रहा है। शिट मैन, टी होना चाहिए ना, टी इज लेस देन ड्यूरेशन। ठीक है, अब चालू हो गया शायद। हाँ, अब मूव कर रहा है। हाँ ठीक है, अब मूव करना चालू हो गया। बट अब मुझे क्या चाहिए कि अब जैसा आप देख सकते हो, ये जो मूव कर रहा है ये बाउंस बैक नहीं हो रहा है, तो अब मुझे बाउंस बैक कराना है। तो यहाँ पे जैसे ही आए, ये बाउंस बैक करना चाहिए दूसरी इक्वेशन पे। तो मैं क्या करता हूँ, तो अब इसको मैं चेक करूँगा। इफ करंट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, करंट एक्स जो है वो विड्थ पे मूव करता है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। उसके लिए हमें चाहिए कॉम्प विड्थ, यानी उसके बाहर जाता है अगर, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो कोफिशिएंट ए इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ए, हमने डायरेक्शन चेंज कर दी। और उस नेक्स्ट मूवमेंट के लिए मैंने करंट एक्स को कॉम्प विथ से रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, और सेम मुझे वाई के लिए करना पड़ेगा। तो करंट वाई कॉम्प हाइट, और यहाँ पे कोफिशिएंट बी करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ए इक्वल टू कोफिशिएंट
सॉरी कोफिशिएंट b इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट b, और यहाँ y की वैल्यू चेंज करनी है। y मतलब कि हाइट, तो कॉम्प की हाइट। हाँ, अभी बार रन करते हैं। ओके, ये पुराने वाले डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके, हाँ, अब ये मूव हो रहा है और मुझे देखना है कि ये सेम। शिट, मैंने कॉम्प विड्थ और कॉम्प हाइट पे मैंने वो कंडीशन लगाई थी, बट ये ज़ीरो के बाहर भी तो जा सकता है। ठीक है, तो मैं अब ये सेम कंडीशन ज़ीरो के लिए लगाऊंगा। तो कॉम्प एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू अगर ज़ीरो होती है तो ये सेम रहेगा और ये हो जाएगा ज़ीरो। ऐसे ही अगर ये लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होती है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रन करता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं बाहर जाता है कि नहीं, नहीं जाना चाहिए था। हम्म, हम्म, हम्म। अब ये सही मूव कर रहा है। एक बार फिर से रन करके देखते हैं। एक और बबल बनाते हैं, एक और बबल बनाते हैं, एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और करते हैं। अब तक हमारे पास 5 बबल हो चुके होंगे क्योंकि मैंने इसको 5 बार रन किया है। ओके, 5 बबल हो चुके हैं। ठीक है, अब इनको देखते हैं कैसे मूव हो रहे हैं। नाइस। तो ये अभी मैंने 6 बबल बनाए, ये आप देख सकते हो सारे अलग अलग लाइंस पे मूव कर रहे हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये सिर्फ 6 बबल हैं जो कि मैं हर बार क्लिक कर रहा हूँ और मुझे बबल मिल रहे हैं। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं एक साथ बहुत सारे बबल क्रिएट कर दूं, तो मैं रन करूंगा एक लूप और int I equal to 0, I is less than 50, I प्लस प्लस, और ये 50 टाइम चलेगा और 50 बार एक न्यू लेयर क्रिएट करेगा। और ये मैं पूरा कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये कट किया मैंने। अब से इनसाइड कंसीडर नहीं करता है वो। अब मैं रन करता हूँ, ये थोड़ा टाइम लगेगा, उसे 50 शेप बनाने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे। ओह नाइस। ओके, ये इतने सारे बबल क्रिएट हो गए। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि ये जो बबल्स है ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो। कि मैंने यहाँ पे शेप जो है डिफाइन किया था, साइज मैंने 500 दिया था, बट हमें रैंडम साइज चाहिए। तो फिर से हमारा फंक्शन काम आने वाला है गेट रैंडम, और इसमें हमने दे दिया 100 से 500। ओके, मैं सारे लेयर्स को डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके वेट, एक और आप चीज़ देख सकते हो, ये जो लेयर्स के नेम है वो सब सेम है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि लेयर्स के नेम डिफरेंट दिखे। मैं फिर से आता हूँ अपने कोड में। यहाँ पे मैंने नाम डिफाइन किया था, इसमें स्पेस देता हूँ और प्लस जो हमारा इंडेक्स है उसको अपेंड कर दिया। मैं फिर से इसको जनरेट करूँगा। तो अब आप देख सकते हो ये खतरनाक दिख रहा है। अच्छा दिख तो रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बबल है बिल्कुल सॉलिड दिख रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जब वो ओवरलैप हो, थोड़े ट्रांसपेरेंट हो,
ताकि अगर ओवरलैप हो तो वो भी दिखे। तो मैं क्या करूँगा कि इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूँगा। जैसे यहाँ पे हमने पोजीशन सेट किया था, ऐसे ही हमारे पास ट्रांसफॉर्म के अंदर ओपेसिटी होती है। अगर यहाँ जाओ तो ट्रांसफॉर्म के अंदर जैसे हमने पोजीशन पे की लगाए हुए हैं, ऐसे हम ओपेसिटी पे की लगा सकते हैं। तो मैं ओपेसिटी पे लगाऊंगा, यहाँ पे जाएगा ओपेसिटी और डॉट सेट वैल्यू, और सेट वैल्यू में ओपेसिटी 100 नहीं रखूँगा किसी की, इसको भी रैंडम रखूँगा सारे बबल्स के लिए। तो हमारा गेट रैंडम फंक्शन फिर से यूज़ होगा। मैं इसको 20 से 80 तक वेरी कराऊँगा, ना 0 रखूँगा ना 100 रखूँगा, ठीक है। और मैं एक बार फिर से इसको डिलीट कर लेता हूँ और एक बार फिर से मैं रन करता हूँ। ओके, रन हो गया और मैं अब ये देखता हूँ कैसा दिख रहा है। फाइनली ये कुछ अच्छा क्रिएट हो गया। मैं इसको थोड़ा 100 बबल्स कर देता हूँ और यहाँ पे 100 बबल्स कर दिए मैंने। इसको रन कराऊंगा, थोड़ा और टाइम लेगा। ओके, हो गया। मैं देखता हूँ कैसा दिख रहा है। ओके, तो ये आपके सामने कुछ खतरनाक सा एनिमेशन दिख रहा है। इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि जो बबल एनिमेशन हमने आफ्टर इफेक्ट्स और कोडिंग की हेल्प से बनाया था वो कुछ ऐसा दिखता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो हमने बनाया है इसको आप आफ्टर इफेक्ट्स में डायरेक्टली नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बट कोडिंग की हेल्प से आप उस एनिमेशन के ऊपर, उस मोशन के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे पैटर्न होते हैं जो मैथमेटिकल इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं, उसको डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट्स में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। बस थोड़ा सा कोड लिखने से वो चीज़ें इजीली और एक्यूरेटली बन जाती हैं। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा पैटर्न आ रहा हो जो आपको लग रहा हो कि कोडिंग की हेल्प से उसे इजीली बनाया जा सकता है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और मैं आपकी हेल्प करूंगा उस पर्टिकुलर एनिमेशन को बनाने में। तो आज के लिए बस इतना ही।